मैं दीपांकर आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? सभी लोग फटाफट रिप्लाई करें। आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता और समानता। ये टॉपिक जिन स्टूडेंट का टारगेट यूपीएसआई है या एसएससी का कोई एग्जाम है या आरआरबी एनटीपीसी का पेपर लगा हुआ है, ऐसे सभी स्टूडेंट क्लास को लास्ट तक देखें। आज की क्लास में आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ नए अपडेटेड क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। क्या आप सभी लोग रेडी हैं क्लास के लिए? क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सभी लोग फटाफट मुझे रिप्लाई करिए, बताइए बेटा जल्दी से। मैं दीपांकर मिश्रा अनअकैडमी प्लस पे रेगुलर लाइव पढ़ाता हूँ। दीप05 मेरा रेफरल कोड है। आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, वो मेरा रेफरल कोड दीप05 यूज करेगा। उसमें फीस में आपको 10% का बेटा डिस्काउंट मिलता है। ध्यान रखिए, अनअकैडमी प्लस पे मेरा एक नया बैच 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 9th ऑफ नवंबर से बिल्कुल बेसिक से मैं फुल मैथ पढ़ाने वाला हूँ। मैं मैथ पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हर चौथी क्लास आपकी, हर फोर्थ क्लास आपका डाउट सेशन होती है। हर फोर्थ क्लास आपका डाउट सेशन यहाँ पर होती है और आपको प्रॉपर नोट्स और हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे रेगुलर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होती हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। अपनी पसंद की फैकल्टी से आप क्लास कर सकते हैं। ईएमआई पेमेंट का ऑप्शन है और केवल नेट कॉस्ट यहाँ पे पड़ती है, यानी नेट का जो चार्ज होता है, नेट चार्ज। ठीक है, ये इसके प्लस फीचर है। ध्यान रखिएगा, ये हमारी कैटेगरी के बैच कोर्सेज हैं। यूपीपीसीएस यूपीएसआई का मैं फिर से 9 नवंबर से एक नया बैच पढ़ाने जा रहा हूँ, 9 ऑफ नवंबर से। ठीक है, फिर से ये बैच चलेगा और ये बैच मान के चलिए आपका जनवरी के लास्ट तक चलेगा। 3 महीने का ये बैच कोर्स है जिसमें मैं फुल मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, फुल मैथ पढ़ाऊंगा, फुल मैथ। और मेरे साथ साथ जो है इसमें कैटेगरी के अदर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपको कैटेगरी के टॉप एजुकेटर मिलेंगे। इस कैटेगरी में आपको बीईओ, आरओ, एआरओ, लेखपाल, वीडियो, कानूनगो और सचिवालय के एग्जाम का फुल कोर्स मिलता है। मुद्दे की बात यह है कि ये हमारी कैटेगरी की टॉप फैकल्टी है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको इन सभी कैटेगरी से पढ़ने का मौका मिलता है। चलिए तो स्टार्ट करा जाए आज की क्लास को। और स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज बता दूं कि जब भी किसी स्टूडेंट को सब्सक्रिप्शन लेना हो, वो या तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले या 24 मंथ का। हाँ जी, यशोवर्धन, क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करेंगे। 12 मंथ का और 24 मंथ का। दीप05 रेफरल कोड जब आप अप्लाई करते हैं तो ये फीस आपकी 12 मंथ की हो जाती है 6300 और 24 मंथ की फीस हो जाती है 7560। ठीक है, तो चलिए अब आप सभी लोग एक एक बार फटाफट प्रेजेंट लगा दीजिए। इसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग प्रेजेंट लगाएं। फटाफट बेटा प्रेजेंट लगाते जाइए। आशुतोष वाजपेयी आ चुके हैं यहाँ पर। कल भी कराया था यशोवर्धन, तुम कल चले गए थे। कल की क्लास में मैंने फिर से ये क्वेश्चन वगैरह करवाए थे, तुम नहीं थे क्लास में। अच्छा, लेकिन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है ज्योमेट्री का जिसको समझने में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखो मैं इसका बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेगा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर इसके बाद हम लोग सीधे प्रैक्टिस करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है और सीधे 20 सुपरहिट क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक शॉर्ट का बेसिक बता दूं इसका, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल ये रखे हुए हैं, दो ट्रायंगल रखे हुए, एक ट्रायंगल ए, बी और सी। दूसरा ट्रायंगल, हाँ जी, दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पर, दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पर पी क्यू आर। ठीक है, इसमें है क्या कि इन दोनों ट्रायंगल में आपको एक चीज मिल रही है कि इन दोनों में दो, कोई भी दो एंगल बराबर हो गए।
जैसे मान लीजिए एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया, एंगल ए एंगल पी के बराबर हो गया, यानी ये एक जैसे ना प्रतीत हो रहे हैं, एक जैसे क्या हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, यानी सिमिलर है। एक जैसा प्रतीत होना, होना नहीं, एक जैसा दिखना, होना नहीं, एक जैसा प्रतीत होना। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंगल ये बी, मान लीजिए एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल ए एंगल पी के बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल एटलीस्ट बराबर हों, ठीक है, अलग अलग ट्रायंगल के दो एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हों, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कहलाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले आप ये देखो कि जब कैसे सिमिलर होते हैं, जब ये सिमिलैरिटी समझ जाओगे तब आप इसके आगे का स्टेप अपने आप समझ जाओगे कि सिमिलैरिटी लगाने से फायदा क्या होता है। ठीक है, फिर सुनो, कोई भी दो एंगल बराबर हो, यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या, एंगल और एंगल बराबर हो। ठीक है, इसी प्रकार एक कंडीशन होती है साइड एंगल साइड की, मतलब भुजा कोण भुजा, यानी जैसे मान लो इसमें ए बी बोल दिया जाए कि ए बी पी क्यू के बराबर है, एंगल बी क्यू के बराबर है और बी सी क्यू आर के बराबर है। ठीक है, मेरी बात समझते हुए चलना, यानी साइड एंगल साइड, यानी कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर है, अगर बराबर हो रहा है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपस में सिमिलर कहलाएंगे। क्लियर, ये वाला पॉइंट समझ में आया है। आप सुनिए, साइड साइड साइड, ठीक है, यहां पर क्या हो सकता है, साइड साइड साइड, यानी किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। लेकिन ये आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछता है कि आप सिमिलर करके बताओ। ठीक है, ये कभी आज तक नहीं पूछा गया है। आपसे सिर्फ क्या पूछा जाएगा, जब वो सिमिलर हो जाते हैं, मतलब ये जो कंडीशन है सिमिलैरिटी वाली, जब वो सिमिलर हो जाते हैं, इसके बाद का स्टेप क्या है। तो अब यहां से आपको बहुत ध्यान से देखना है, जब कोई दो ट्रायंगल, ये सिर्फ मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान देते हुए चलना, जब कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, जब कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो होगा क्या, इन इस त्रिभुज की, इन दोनों त्रिभुजों की साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। जैसे जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, दूसरा बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन में पी आर। बात समझ में आ रही है, किन्हीं ये दो त्रिभुज जब आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, सिमिलर साइड का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, लिख लो इसको चाहो तो, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इन सेम रेशियो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर इनकी साइड सिमिलर है तो इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए पहले वाले ट्रायंगल की एक मीडियन m1 है, ठीक है, दूसरे वाले ट्रायंगल की मीडियन m2 है, तो उनकी माध्यिकाओं का अनुपात यानी m1 अपॉन m2 का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा, उनकी माध्यिकाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ये m1 और m2 क्या है, यहाँ पर मीडियन है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, यानी उनके मीडियन का रेशियो, जो साइड का रेशियो होता है वही उनकी माध्यिकाओं का अनुपात भी होता है। फिर आगे देखिए कितना बढ़िया सुंदर कॉन्सेप्ट, अगर पहले वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर क्या होता है, जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। देखो, मीडियन कभी आधार के साथ 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है। ठीक है, मीडियन कभी भी आधार के साथ 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, लेकिन परपेंडिकुलर की तो मजबूरी है, उसका नाम ही होता है परपेंडिकुलर। इसलिए एक को परपेंडिकुलर कहो, चाहे आप एल्टीट्यूड कहो, चाहे उसको हाइट कहो, तीनों का मतलब एक ही है, लंब, लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे मान लीजिए आपने क्या बोल दिया, हाइट बोल दिया, ऊंचाई h1 और h2, तो पहले वाले ट्रायंगल की ऊंचाई h1, दूसरे वाले ट्रायंगल की ऊंचाई h2, तो उनकी हाइट का भी रेशियो क्या होता है, सेम होता है। साची गुप्ता ने पूछा है सर क्यों नहीं बनती मीडियन, ये बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल बता रहे हैं। वैसे साची कल की क्लास जो हुई थी 1 नवंबर को, उसमें मैंने इन चीजों के बारे में बताया था। अभी मैं फिर से शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, एक बार जरा ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर ले। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, स्पेशल नहीं पढ़ाया था। चलो चलो देख लो, यहाँ पर देख लो। जैसे मान लो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बी सी एक आपका ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपने एक मीडियन बनाई। मीडियन क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। मीडियन का काम ही होता है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एडी है, ये एडी मैंने एक मीडियन बनाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीडी बराबर डी सी। बीडी बराबर डी सी, ये कब होगा, जब ये क्या होगा, जब ये मीडियन होगा। पहली चीज। दूसरी चीज आप ध्यान रखिए कि मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल को दो बराबर त्रिभुजों, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं, अभी ये बताओ, क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? मीडियन का काम होता है, फिर से सुन लो, मीडियन का काम होता है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। अब सुनो, जैसे मान लो मैंने एक मीडियन ये बना दी, ये एक मैंने ट्रायंगल बना दिया, पी क्यू आर। ध्यान से सुनना, पी क्यू आर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। अब मैंने पी से एक मीडियन बनाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पी से मैंने एक मीडियन बनाई, तो जब वो मीडियन में बनाऊंगा, तो आप लोग बताइए, आप लोग खुद बताइएगा वो कैसी बनेगी। पी एस और एक ही टी। आप लोग खुद बताइए कि इसमें मीडियन कौन सी दिख रही है, आपको कौन सी लग रही है कि इसमें पीएस होगा या पीटी होगा? पीटी होगा। क्यों? क्योंकि जो मीडियन होती है वो भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी ये टी क्या है, टी इसका मिड पॉइंट है। टी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। टी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ये पीटी मीडियन है, अगर ये पीटी मीडियन है, तो आप बताइए क्यूटी बराबर टी आर होगा? क्यूटी बराबर टी आर होगा कि नहीं होगा? कितने लोग मेरी इस बात को समझ गए? कितने लोग मेरी इस बात को समझ गए? फटाफट रिप्लाई करते जाइए। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज और देखिए, मीडियन अलग होती है, परपेंडिकुलर अलग बनती है। जैसे मान लीजिए मैं एक शॉर्ट में बना रहा हूं, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये बना, ठीक है। मीडियन क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। लेकिन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस के साथ 90 डिग्री बनाती है। तो एक मीडियन है, एक मीडियन है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। बहुत आराम से समझिएगा, छोटे छोटे डाउट क्लियर करिएगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, यानी एल्टीट्यूड। मीडियन मतलब होता है माध्यिका। मीडियन मतलब वो क्या होता है, माध्यिका। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सुनो आगे। अगर ये ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल मेरा ए बी सी, अगर ये ट्रायंगल मेरा, अगर ये ट्रायंगल मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप लोग खुद बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और परपेंडिकुलर दोनों एक ही लाइन होती है। यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को मीडियन भी बोलेंगे, ठीक है। और इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब आप लोग बताइए कि किस 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 दूसरे त्रिभुज में मीडियन और परपेंडिकुलर एक ही लाइन होती है? इसके अलावा एक और ट्रायंगल है, किस त्रिभुज में मीडियन और परपेंडिकुलर एक ही लाइन होती है? हाँ, इक्वल मतलब बराबर, उसी लाइन को, इक्वल का मतलब वही, मतलब सेम लाइन होती है, जो माध्यिका वही लंब हो, वही लंब भी होगी। हाँ, आप लोग बताइए किस त्रिभुज में माध्यिका और ऊंचाई एक ही लाइन होती है, सेम लाइन होती है? किस ट्रायंगल में? एक तो इक्विलेटरल मैंने बता दिया, नहीं आता है तो लिख दो नहीं आता है, टाइम मत वेस्ट करो, फटाफट बताते जाइए। नहीं आता है तो लिख दो नहीं आता है। अरे इक्विलेटरल का मतलब ही होता है समबाहु। इक्विलेटरल का मतलब ही होता है समबाहु। महाराज, इसको तुम लोग लिखो। जैसे मान लो ए बी सी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबका गलत है। साची गुप्ता ने अब दोबारा सही बताया है। तो यहां पर देख लो, केवल समबाहु त्रिभुज में और समद्विबाहु त्रिभुज में, यानी समबाहु मैं लिख दे रहा हूं, समबाहु ये शॉर्ट में लिख लो, समबाहु त्रिभुज और सम द्विबाहु त्रिभुज में, समबाहु और
समद्विबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है, वही आपकी लंब, यानी वही आपकी क्या होती है, ऊंचाई भी होती है, वही आपकी ऊंचाई भी होती है। बात समझ में आ रही है? माध्यिका मतलब मीडियन, और ऊंचाई मतलब क्या होता है, हाइट यानी एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर। क्लियर है? स्कैलिन में नहीं होता है, फिर से सुन लो, स्कैलिन में नहीं होता है, अर्पिता तुमने 2 बार लिखा है, स्कैलिन में नहीं होता है, फिर से सुन लो। ठीक है, ये सिर्फ किसमें इक्वल होती है, इक्विलेटरल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में। चलिए अब मैं फिर से उसी पॉइंट पर वापस आता हूं, यहां पर ध्यान रखिएगा। मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि जब कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी सभी साइड भुजाओं का जो अनुपात होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, साथ ही साथ उनकी माध्यिकाओं का अनुपात बराबर होता है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज की ऊंचाई h1 और इस त्रिभुज की ऊंचाई h2, तो ये भी बराबर होगा, h1/h2 उसी रेशियो में होगा। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल की रेडियस r1 है, इन रेडियस r1 है और इसकी इन रेडियस r2 है, तो उनकी अंतः त्रिज्याओं का अनुपात यानी इन रेडियस का रेशियो भी सेम होता है। अगर इस ट्रायंगल की सर्किम रेडियस r1 और इस ट्रायंगल की सर्किम रेडियस r2 है, तो उनकी सर्किम रेडियस मतलब परित्रिज्याओं का अनुपात भी समान होता है, परित्रिज्याओं का अनुपात भी समान होता है। परित्रिज्या मतलब समझते हैं ना, सर्किम रेडियस का भी रेशियो सेम होता है। मुद्दे की बात समझो, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है और इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, वो दोनों दोनों के परिमापों का अनुपात भी समान होगा, दोनों के परिमापों का अनुपात भी सेम होगा। क्या ये पॉइंट सारे समझ में आ गए हैं? नहीं, गुरु माता नहीं है, वो सर है। नहीं 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 नहीं, चलो पहले ये बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? जितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया वो लोग रिप्लाई करें मुझे। जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी सभी सिमिलर साइड यानी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी सिमिलर साइड का रेशियो सेम होता है, उनकी मीडियन के रेशियो का, उनकी हाइट के रेशियो के, उनकी इन रेडियस का रेशियो, उनकी सर्किम रेडियस का रेशियो, उनकी परपेंडिकुलर का रेशियो और उनके पेरीमीटर का रेशियो सेम होता है। यानी संगत भुजाओं का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के अनुपात में, उनकी ऊंचाई के अनुपात में, उनकी अंतः त्रिज्या का अनुपात, उनकी परित्रिज्या का अनुपात, उनके परिमाप का अनुपात समान होता है। सहमत हो? सहमत हो? पढ़ाई में मन लगाओ तुम लोग। आइए सर, आइए, पहचान लेना आप लोग। चलो सब लोग अभी सही से पढ़ाई करो सभी लोग। तो आंचल है, अर्पिता है, साक्षी पांडे है, यशोवर्धन, कई और बच्चे हैं अभी, आशुतोष वाजपेयी। गुड गुड। अभी आप निकले याद है तो कह रहे गुरु माता है क्या? चलिए चलिए, अच्छा चलिए आगे देखिए, मुद्दे की बात डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी मतलब समानता, समानता, समानता देखो। ठीक है, हाँ जी बोलो बताओ, बोलो। समानता मतलब समझ लो, जैसे मान लो एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, जब एक त्रिभुज को उठा के किसी दूसरे त्रिभुज पे रख देंगे, अरे है ही है, तो जब एक त्रिभुज को किसी दूसरे त्रिभुज पे उठा के रख देंगे तो नीचे वाला त्रिभुज क्या होता है, दिखता नहीं है।
नीचे वाला त्रिभुज क्या होता है, दिखता नहीं है। जी हाँ, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहले वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहले वाले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। बस ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे ये बोल दिया गया है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन समझ लो, कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन होता है, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ये कॉन्ग्रुएंसी का। चलो चलो, ये क्या है, तो ये पी क्यू आर और ये एक्स वाई जेड आपस में क्या होता है, ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी समान होते हैं। इसका मतलब समझ लो, अगर ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, क्यू आर वाई जेड के बराबर है, पी आर एक्स जेड के बराबर है। ठीक है, ये दो बातें समझ में आ गई। फिर इसका मतलब समझो, ये आपस में तीनों बराबर होंगे, ये तीनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, एंगल पी एंगल एक्स के, एंगल क्यू एंगल वाई के। हाँ जी, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम अपने आप मतलब मत निकालो, ठीक है। तो ये बात बताओ, तो ये बात बताओ, एंगल पी एंगल एक्स एंगल क्यू एंगल वाई एंगल आर एंगल जेड के बराबर है, ठीक है। फिर आगे समझो, आगे समझो कि इसका मतलब ये भी हुआ कि त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया त्रिभुज एक्स वाई जेड के एरिया के बराबर होता है। त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया त्रिभुज एक्स वाई जेड के बराबर होता है। ये अगर ये बोल दिया जाए कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो क्या क्या है, पहले वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, पहले वाले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। बस, क्लियर है? सभी लोग बताओ। अब मैं सीधे क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, फिर अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। अब मैं सीधे आपको क्वेश्चन पे ले चल रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए, फिर वहां पे मैं बताता रहूंगा, ठीक है। चलिए, अब इतनी देर में आपको समझ में आ चुका होगा। पहला क्वेश्चन है, द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज, सर्वांगसम का प्रतीक है, सर्वांगसम का प्रतीक है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाइए, मैं पोल लगा रहा हूं, आप लोग फटाफट पोल पे टिक करिएगा। मुझे पता है कि तुम लोगों का आंसर आ चुका है, बेसब्री से इंतजार है पोल का। चलिए, हाँ जी, अरे वाह, अर्पित गुप्ता, साक्षी गुप्ता, यशोवर्धन आंचल, साक्षी पांडे, और इसके बाद आशुतोष वाजपेयी, स्नेहा यादव, स्नेहा यादव। कल मैंने टॉपिक एक बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन तुम लोग आए नहीं उस समय, कल की क्लास में। कल बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था, सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर इन सेंटर सर्किम सेंटर। मैंने कॉन्सेप्ट तो बताया, लेकिन उस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवाई है, ठीक है। हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। हाँ, हमें समझ में आ रहा है। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे लिए सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलिए, सिमिलैरिटी देखो, ये कॉन्ग्रुएंसी का बेटा साइन है, जिनको नहीं पता वो लोग ध्यान दे दें, सर्वांग समता का। और यहीं पे अगर सिमिलैरिटी का साइन होगा तो ये किस चीज का साइन है, सिमिलैरिटी का। मैं लिख दे रहा हूं एक बार, जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग देख दें, ये सिमिलैरिटी का साइन है। चलो चलो, कोई बात नहीं। द सिंबल ऑफ करस्पॉन्डेंस इज, समानता का प्रतीक बताइए क्या है, समानता का प्रतीक क्या है। देखो, सर्वांगसम और समानता दोनों में डिफरेंस है। यहां पर मैंने, एक मिनट रुकिएगा, सर्वांगसम, यहाँ पे जब आ जाइए, यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया था, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता, ये जरा सही कर दे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता। ध्यान से लिख लीजिएगा इसको,
ठीक है, सर्व कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता। ठीक है, तो यहाँ पर अब की बार समानता का प्रतीक पूछा गया है। आप जरा देखें कितने लोगों को पता है, करिए। यशवर्धन, बहुत बढ़िया। बस चलो बस करो। देखो इधर यशवर्धन ने फिर से जो है बहुत बढ़िया किया। दिल के टुकड़े हो गए तुम्हारे, कोई बात नहीं, दिल के टुकड़े जोड़ दो। समानता का प्रतीक ये होता है, ठीक है, ये सिमिलैरिटी का प्रतीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का प्रतीक है, ठीक है, और ये करस्पॉन्डेंस यानी समानता का प्रतीक है। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से आप कौन सी सर्वांग समता का उपयोग हो रहा है, कौन सी सर्वांग समता का उपयोग हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, पहले कंडीशन देख लो, इसकी इसकी कंडीशन देख लो। देखो यहाँ पे बहुत ही इजी, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना था। सामने सामने दिख रहा है भाई, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों, इस वाले ट्रायंगल का राइट एंगल, इस वाले ट्रायंगल का राइट एंगल, मतलब एक एंगल तो फिक्स हो गया, पहले का 90 डिग्री, दूसरे का 90 डिग्री, एक तो 90 डिग्री फिक्स हो गया। तो इसमें देखो राइट एंगल कहां पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, राइट एंगल इसमें है। अगर राइट एंगल है, इसके साथ इसकी हाइट और एक साइड, ठीक है, ये RHS, मतलब समझो RHS का मतलब वो राइट हैंड साइड वाला नहीं, ठीक है। आर का मतलब हो गया इसमें राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल एक कोण। दूसरा एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री के सामने यहां पर BD है और यहां पर BE है, तो ये दोनों, इन दोनों का भी अनुपात बराबर होगा। फिर इसके बाद एक कोई साइड, एस का मतलब कोई एक साइड, चाहे वो BC हो चाहे वो DC हो, उनका भी अनुपात बराबर होगा। जितने लोग समझ गए सभी लोग बताएं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम लोगों का क्वेश्चन गलत कराती हैं पेपर में। समझ गए, RHS का मतलब हुआ राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनियस, और एस का मतलब कोई एक साइड जो बची हुई है, या तो वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है या वो बेस भी हो सकती है, समझे। आगे देखो, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में आप कौन सी सर्वांग समता का उपयोग हो रहा है, कौन सी सर्वांग समता का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी सर्वांग समता का प्रयोग हो रहा है। अब पहले इसको समझ लो, कैसे पता चलेगा वो यहां से पता चलेगा। सोच समझ के आंसर लगाना, सोच समझ के आंसर लगाना। धन्य हो प्रभु महाराज, कुछ तो लगाओ इसमें, टाइम कम बचा है, 5 सेकंड, 4, 3। चलो देखो, टाइम ओवर। देखिए यहाँ पे, सर इसके ऑप्शन का फुल नेम और क्या होता है, एक बार बता दीजिए। ऑप्शन का फुल नेम हम बता दे रहे हैं, सभी लोग अपने अपने दिमाग में रखो, सभी लोग अपने अपने दिमाग में रखो, ध्यान में रखो। एस जहां पर आए, एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब होता है एंगल, ए का मतलब होगा एंगल,
और आर का मतलब होता है राइट एंगल, आर का मतलब होता है राइट एंगल, ध्यान से सुन लीजिए। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, मतलब कर्ण, इनके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे ट्रिपल एस लिखा हुआ है, तो ट्रिपल एस तो वैसे भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि दो कोण है और एक भुजा है। कोई भी दो कोण और कोई भी दो कोण और भुजा बराबर है, तो तीनों साइड तो बराबर नहीं है, तो ये ऐसे ही हटा दो, ठीक है। दूसरी चीज इसको देखो कि दो कोण बराबर है फिर एक भुजा है, तो आपके मन में ये आ रहा होगा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड आ रहा होगा। तो बेटा एंगल एंगल साइड कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल, बात समझ में आ रही? मतलब दो कोण और उनके बीच की भुजा। जैसे मान लो कोण एल कोण जी के बराबर है, कोण एम एम एफ के बराबर है, तो एल और एम के बीच की भुजा जी और एफ के बीच की भुजा ये आपस में सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी जो बची हुई साइड का जो रेशियो वो सभी बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एंगल साइड एंगल ये होता है, एस ए एस नहीं होगा और आर एच एस नहीं होगा। फिर से बता दे, फिर से बता दे, फिर से देखो, सबसे जल्दी देख के आंसर आप कैसे टिक करोगे, आप देख के आंसर कैसे टिक करोगे? तो यहाँ पर देखो ये क्या है, एक कोण बराबर है, यहां से पता चला एक कोण बराबर है, यहाँ पे पता चला कि कोण बराबर है। दो कोण और भुजाएं, दो कोण इसमें नहीं है, दो कोण इसमें नहीं है, दो कोण इसमें नहीं है और इसमें है, दो कोण और भुजा। क्लियर है? दो कोण और भुजा। जिन लोगों का क्लियर हो गया सभी लोग फटाफट वाई लिखते जाएं, जिन लोगों का क्लियर हो गया सभी लोग फटाफट वाई लिखते जाएं। अब आगे देखो, है बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। अभी अभी तो शुरुआत करी है, मैं एकदम से अपर लेवल नहीं लेके लेके जा रहा हूँ, बहुत बेसिक बेसिक ग्राउंड लेवल पढ़ा रहा हूँ। अभी ग्राउंड क्लियर होगा तब तुम लोगों को ऊपर ले चलेंगे, पहले स्टेयर्स चढ़ाएंगे फिर लैडर लगा के और ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जैकब लैडर लगाएंगे पांचवे का। पांचवा क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने और इसका जो आंसर होने वाला है, पांचवे का आंसर क्या होगा यहाँ पर दिया गया है। मैं देखो पोल लगा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। गुड, यशोवर्धन, अर्पित गुप्ता, आंचल, स्नेहा यादव, आशुतोष बाजपेयी, साक्षी पांडे, सरोजनी सिंह, सरोजनी सिंह। चलिए चलो इधर देखो, यहां से आपको क्या पता चल रहा है? एक साइड बराबर है, यहां से पता चल रहा है साइड बराबर है, यहां से पता चल रहा है कोण बराबर है। तो दो भुजाएं और कोण, इसमें देखो तीनों भुजाएं, इसमें देखो दो कोण है, इसमें देखो दो भुजाएं और एक कोण है, मतलब ये वाला आंसर सही हो जाएगा और डी वाला गलत हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? क्या ये पॉइंट समझ में आ गया है? एक बार रिप्लाई कर दो दादा, तुम लोग जल्दी से, अगर समझ में आ गया है तो। क्वेश्चन नंबर 5 6 देखो, आप देखो पांच के बाद यहां से लेवल चेंज हो गया है, यहां से लेवल चेंज हो गया है, ठीक है, यहां से लेवल चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्यू ए, क्यू ए पी बी के लंबवत है, क्यू ए पी बी के लंबवत है, ए ओ 9 सेंटीमीटर, बी ओ 6 सेंटीमीटर, ऐसे करके दिया गया है। बाकी बाकी लोग भी फटाफट टिक करें। ए क्यू ओ, ट्रायंगल पी बी ओ। तुम लोगों को ये फिगर देख करके इतना तो पता ही चल गया होगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इनका एक एंगल तो राइट एंगल है, दूसरा एंगल क्या है ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। ओ वाला देखो ए ओ क्यू ओ पी ओ बी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्षा विमुख कोण। हाँ, तो ये देख करके आपको पता चल जाना चाहिए, वहां पे आपको प्रूफ नहीं करके दिखाना, बस इतना बता देना, पता चलना चाहिए कि ये सिमिलर है। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो करेंगे क्या?
करेंगे क्या, आपको निकालना क्या है फाइनली ए क्यू। तो ये बात जरा अपने दिमाग में रखिए, और ए ओ दिया गया है और बी ओ दिया गया है, ए क्यू निकालना है। तो देखो ए क्यू बटे में क्या हो जाएगा, तुम लोग सभी लोग लिखो ए क्यू के बटे में हम क्या लिखें, पी ओ लिखें, पी बी लिखें या बी ओ लिखें, फटाफट लिखो। ए क्यू के बटे में क्या होगा, ए क्यू के बटे में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या लिखें, सभी लोग रिस्पॉन्स करें यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, बाकी लोग नहीं आता है तो लिख दो नहीं आता है। पीबी होगा, पीबी होगा। क्यों, जैसे मान लो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ब्लू कलर से जो लाइन बनाई है, इसके सामने क्या है यहाँ पर ए क्यू, और इसके सामने क्या है पीबी। ठीक है, तो उनकी सिमिलर साइड, ए क्यू की सिमिलर साइड क्या है पीबी। ओके, फिर इक्वल टू देखो ए ओ बटे में क्या होगा बी ओ, ए ओ बटे में बी ओ। बस अब आपको वैल्यू रख लेनी है, यहां पर ए क्यू की वैल्यू निकालनी है, पी बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ए ओ की वैल्यू 9, बी ओ की वैल्यू 6। 3 2 जा 3, 3 जा 2, 4 जा 8, तो ए क्यू बराबर 4 3 जा 12, ए क्यू बराबर 4 3 जा 12। समझ गए बेटा सभी लोग, जितने भी लोग समझ गए सभी लोग कमेंट सेक्शन में वाई लिखे बताएं, क्या यहां तक समझ में आ गया है। ए क्यू ओ बी बीपीओ होना चाहिए यहाँ पर, बीपीओ, हाँ इसको जरा सही कर लो, ये जल्दी में मैंने लिख दिया, बी पी ओ ये होना चाहिए। ठीक है यशोवर्धन, धन्यवाद। देखो, जैसे 90 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया है, ए के बाद क्यू, फिर मैंने क्यू के बाद ओ बढ़ाया, तो 90 डिग्री यहाँ पर क्या है बी, फिर बी के बाद पी और पी के बाद ओ आएगा, ये रहेगा सीरियल इसका। अरे कोचिंग नहीं है अभी, तुम लोगों को पढ़ा लेंगे फिर उसके रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ से, 2 बज जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप हैं, ऐसे हैं कि 2AB बराबर डीई और बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ईएफ किसके समतुल्य है, ईएफ किसके समतुल्य है। नौ नवंबर से मेरा मैथ का बिल्कुल फ्रेश एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। 9 नवंबर से नंबर सिस्टम से उसमें स्टार्टिंग करेंगे, पहले 5 लेक्चर स्टार्टिंग के लगातार बैक टू बैक 5 लेक्चर जो है आपके नंबर सिस्टम के होंगे, उसके बाद लगातार 4 लेक्चर आपके एचसीएफ एलसीएम के होंगे, यानी लगभग 9 लेक्चर आपके जो है सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड होंगे मैथ की। ठीक है, 9 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है मेरा नया बैच, कितने बजे होगा, 1:30 बजे से शुरू होगा। ठीक है, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर शाम को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आ नहीं पा रहे, तो ये आफ्टरनून में रख दिया है, प्लस पे प्लस वालों के लिए है। और एक चीज भैया बता दें, जिसको जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, उससे मेरा निवेदन है कृपया करके जो है आप लोग सब्सक्रिप्शन लें, अगर आपको जरूरत ना हो तो आप किसी को सजेस्ट करिए, उसको बताइए। एटलीस्ट आप लोग आते हैं पढ़ने तो कम से कम एक बच्चे को भेजो एडमिशन लेकर के, बताओ कि दीप 05 रेफरल कोड का यूज करें, वो एडमिशन ले, उससे ज्यादा जरूरी है कि वो मेरा रेफरल कोड डाल के एडमिशन ले। ठीक है, ये जरा आप लोग बताइएगा बच्चों को, और एटलीस्ट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी लोग एटलीस्ट मिनिमम एक बच्चे का एडमिशन यहाँ पे कराइए, मेरा कोड डलवा करके दीप 05। मेरा वादा है कि वो बच्चा आपको हमेशा थैंक यू बोल के जाएगा, कहेगा क्या तुमने अच्छी जगह हमें पहुंचाया है। ठीक है, बाकी जो बच्चे प्लस पे आते हैं वो लोग बताएं क्या उनको मेरी क्लास पढ़ने से कुछ बेनिफिट मिल रहा है। टाइमिंग इसीलिए चेंज करी है, बहुत सारे बच्चे शाम वाले बैच में नहीं आ पा रहे थे। 1:30 बजे से 9 नवंबर को, 9 नवंबर को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम से। बैच स्टार्टेड विद नंबर सिस्टम, पढ़ लेना सुपर से ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखो, 2 ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, ये आपस में सिमिलर है, इधर 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 देखो, ए
बी सी और डी ई एफ ये आपस में क्या है, सिमिलर है। तो अब होगा क्या, तो होगा क्या, यहां पर देखो, तो यहां पर देखो एक रेशियो यहां से पता चल जाएगा, ए बी बटे डी ई इज इक्वल टू 1/2। पूरा बैच कोर्स होगा वो। वैसे इंडिविजुअल, तुम लोग इंडिविजुअल की तरह भी उसको कर सकते हो, जरूरी नहीं है वो इंडिविजुअल ही चलेगा। हाँ देखो यहाँ पर, अब जैसे ए बी बटे डीई का मतलब समझो क्या हुआ, ए बी बटे डीई का मतलब क्या हुआ, ए बी के सिमिलर कौन सी साइड है, डीई है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए बी बटे डीई। अच्छा, फिर बीसी और ईएफ निकालना है, इक्वल टू बीसी बटे ईएफ। क्लियर। अब यहां पर जरा वैल्यू रख दो, ए बी बटे डीई की वैल्यू 1/2, बीसी की वैल्यू कितनी है 8, ईएफ की वैल्यू कितनी है, ईएफ बराबर 8 दूनी 16। जितने जितने भी लोग समझ गए सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में वाई लिखें, बताएं क्या यहां तक समझ में आ गया है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नीचे दिए गए निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें और चुने कि दोनों में से कौन सा समीकरण दोनों त्रिकोणों की समानता के बारे में सही है, दोनों त्रिकोणों की समानता के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट देखते जाइए। स्नेहा यादव, अर्पिता गुप्ता, साक्षी पांडे, साची गुप्ता, यशोवर्धन। चुने कि दोनों में से कौन सा समीकरण दोनों त्रिकोणों की समानता के बारे में सही है। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। इधर देखो, ये 2.5 से कितना हो गया, 5 हो गया, फिर ये 3 से कितना हो गया, 6 हो गया, और ये 2 से 4 हो गया, मतलब जस्ट डबल हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है। मतलब तो पी क्यू किसके सिमिलर होगा, पी क्यू किसके सिमिलर होगा, डीई के सिमिलर होगा, ऐसे ही तो ना। तो ये हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर डीई एफ के सिमिलर है, पी क्यू आर डीई एफ के सिमिलर है। सहमत हो इस बात से, मुझे तो लग रहा है सभी लोग सहमत होने चाहिए। आज की क्लास जो भी स्टूडेंट विधिवत देखेगा, डिटेल में देखेगा एक एक क्वेश्चन पे, मैं गारंटी लेता हूं कि उसका सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी कभी पेपर में गलत नहीं होगा। क्योंकि देख रहे हैं आप लोग, मैं कितना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसको, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जा करके। डायरेक्ट क्वेश्चन का लेवल अभी मैंने टच भी नहीं किया है, बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ अभी, समझिए। कृष्ण कन्हैया, आपका स्वागत है हमारी क्लास में। बाकी लोग भी रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो ट्रायंगल है पी क्यू आर और ए बी सी का परिमाप 60 और 36 है, पी क्यू 18 है, तो ए बी किसके बराबर है। स्नेहा यादव, यशवर्धन, साची गुप्ता, आंचल, 4 बच्चों का बिल्कुल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चल रहा है इस समय। एक लोग जरा स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में डाल दो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, कि त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होता है, याद करो जरा, ये पॉइंट मैंने भी लिखाया था, सिमिलर साइड, सिमिलर साइड ये लिखाया था, सिमिलर साइड का रेशियो बराबर होता है उनकी मीडियन के रेशियो के बराबर, उनकी हाइट के रेशियो के बराबर, उनकी इन रेडियस के बराबर, सर्किम रेडियस और पेरीमीटर के बराबर होता है। इसके अलावा उनके, मान लीजिए पहले वाले ट्रायंगल का एरिया A1, दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया A2, ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों के वर्गमूल के,
अनुपात के बराबर होता है, A1/A2। मतलब समझे, उनके एरिया के स्क्वायर रूट के रेशियो के बराबर होता है। कितने लोग ये बात समझते हैं? कितने लोग ये बात समझते हैं? मतलब इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि उनकी जो साइड है, उनकी जो साइड है, मतलब साइड का रेशियो, एक तो एबीसी है, एक तो एबीसी है, दूसरा पी क्यू आर है। तो उनकी साइड का जो रेशियो है, जैसे मान लो हमने ऐसे बनाया, ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, बी सी बटे क्यू आर, सुन लो पहले केवल, और सी ए बटे पी आर, ये बराबर हो गया। इसके अलावा ये हम बोल सकते हैं कि उनका जो एरिया है, अगर हम एरिया का रेशियो निकालें तो इनका सबका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर हो जाएगा, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में, सिमिलर साइड के स्क्वायर के रेशियो में हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर यहीं पे मैं मीडियन निकालूं तो मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के भी बराबर हो जाएगा। हाइट निकालूं तो हाइट के स्क्वायर के रेशियो में वही h1/h2 का होल स्क्वायर, चाहे h1 स्क्वायर/h2 स्क्वायर, बात बराबर है। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में वाई लिखो, बताओ क्या यहाँ तक समझ में आ गया है। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। क्या बोला जा रहा है, ए बी सी और पी क्यू आर का जो परिमाप है, हालांकि यहाँ पे तो परिमाप बोला जा रहा है, मुझे लग रहा था एरिया बोला गया, तो परिमाप का रेशियो देखिए, P1/P2 कितना है, 60/36 ये दिया गया है। PQ 18 है, तो AB, तो AB बताइए, AB पहले वाले का होगा, तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, AB बटे PQ इज इक्वल टू पहले वाले ट्रायंगल का परिमाप और दूसरे वाले ट्रायंगल का परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, हमको ए बी निकालना है, पी क्यू कितना है, 18, ठीक है, तो 60/36, 18×2 = 36, 2 से काट दो, कितना हो गया, 30। तो ए बी बराबर 30। जितने भी लोग समझ गए हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में वाई लिखें, बताएं क्या ये बात समझ में आ गई है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, क्या ये बात समझ में आ गई है? क्लियर है? दिव्या दिव्या आ चुकी है क्लास में। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दी गई आकृति में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पी क्यू इंटू पी एस लिखा हुआ है, पी टी इंटू पी आर, इंटू का साइन बना हुआ है। अब आपको पता है कि इंटू का रोल क्या होता है। सॉरी 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 सॉरी, ये गलत लग गया, पोल मुझसे गलत लग गया। ये गलत लग गया पोल, यशोवर्धन का सही भी हो गया, बढ़िया चीज ये है, बढ़िया चीज क्या, यशोवर्धन का गलत सही भी हो गया है। फिर से मैं पोल लगा रहा हूँ, मैं फिर से, अर्पित गुप्ता, साक्षी गुप्ता, साक्षी पांडे, स्नेहा यादव, सरोजनी सिंह, यशोवर्धन। चलो, मैंने वो लकी है इस मामले में बहुत। सुनिएगा, इसको पहले समझो। जैसे ये लिखा हुआ है पी क्यू इंटू पी एस,
ऐसे करके पूरा डिटेल में ये बना हुआ है। यहाँ पर आप इसको जब लिखेंगे तो पी क्यू अपॉन में पी टी इज इक्वल टू पी आर अपॉन में पी एस। क्या ये बात समझ में आ गई? इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये बन गया। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर बोला जा रहा है? पी एस टी। पी एस टी प्लस 30 डिग्री। यहाँ पर देखो पी क्यू आर इज इक्वल टू पी एस टी प्लस 30 डिग्री। और पी टी एस कितना है? ये बेटा एंगल कितना है? 100। ये कितना है? 100। और यहाँ पर देखो कुछ, और यहाँ पर देखो कुछ वैल्यू दी जा रही है, कोई वैल्यू दी जा रही है, कोई वैल्यू नहीं। अब आप इतनी देर में ये तो समझ गए होंगे कि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, पी क्यू आर पी टी एस के सिमिलर है। मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी टी एस के क्या है? सिमिलर है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सिमिलर है। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? फटाफट जल्दी से बताइए, क्या ये बात समझ में आती है? आगे बोलो, आगे सुनो। जब ये दोनों ट्रायंगल थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों सिमिलर हैं तो पी क्यू आर पी टी एस के सिमिलर हो जाएगा। ये हमको दिया गया है, इधर देखो एंगल पी क्यू आर और एंगल पी टी एस के बराबर हो जाएगा। पी क्यू आर पी टी एस के अगर ये 100 है तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो पी क्यू आर ये भी 100 हो जाएगा और पीटीएस तो दिया ही था। तो अब आप बताइए पी एस टी कितना हो जाएगा? पी एस टी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी एस टी प्लस 30 डिग्री पी क्यू आर के बराबर है। तो अगर मैं देखूं एंगल पी एस टी प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल पी एस टी बराबर, अच्छा आपका नाम क्या है? कद्दू। क्या नाम रखा है तुमने? 100 - 30 कितना हो जाएगा? 70। क्लियर है? बताओ जल्दी से, जितने भी लोग समझ गए लोग बताएं। क्या आप लोगों को पी एस टी समझ में आया? बेटा अगर ये पी एस टी 70 है, पी एस टी 70 है तो पी आर क्यू भी कितना होगा? ये भी तो 70 हो जाएगा। तो ये आपस में 70 हो गया। नाम बताइए अपना क्या है? हमारे शिष्य तो हैं, नाम तो बताइए। सर अभी एसएससी में गए। क्लास में काजू नाम के थे, काजू। चलो इधर देखो, जिन लोगों को क्लियर है वो लोग बता दे फटाफट कमेंट सेक्शन में वाई लिख दे। क्लियर हो गया था ना 10वां क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नागिन नाम से कंफर्म हो लड़की है? क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इधर देखो, दिए गए त्रिभुज में ए बी पैरेलल पी क्यू, ए पी बराबर सी और पी सी बराबर बी, पी क्यू बराबर ए बी बराबर एक्स। तो एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें। एक क्वेश्चन रह गया क्या? नहीं 36 हो गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। स्नेहा यादव, यशोवर्धन, बहुत बढ़िया यशोवर्धन। आशुतोष वाजपेयी है क्लास में? आशुतोष वाजपेयी रिप्लाई करें फटाफट क्लास में अगर है तो। वहां आंसर नहीं आ रहा है।
देखो ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने कॉन्सेप्ट को समझा है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा चलो, इसमें दो ऑप्शन बता रहे हैं। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तुरंत कर ले जाएगा। यहां पर जैसे मुझे पहले ही दे दिया गया है कि ए बी पैरेलल पी क्यू है, तो मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक सी पी क्यू, दूसरा है सी ए बी। ठीक है, मतलब समझो, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू सी। ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को? फटाफट रिप्लाई करो। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज देखो, यहाँ पर क्या है कि जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हो जाएंगे, तो ये देखो सी ए अपॉन में सी पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू, मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू। ठीक है, अब यहां पर देखो, एपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एपी को स्मॉल सी, एपी को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल सी, और पीसी को क्या लिख सकते हैं, बी। तो यानी जहां पर AC लिखा हुआ है वहां पर हमने क्या लिख दिया, बी प्लस सी, स्मॉल बी प्लस सी, स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। पीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीसी को लिख सकते हैं स्मॉल बी। ए बी, ध्यान से सुनिएगा, ए बी को हमने क्या लिख दिया, एक्स, और पी क्यू को क्या लिख दिया, ए। बताइए, क्या यहाँ तक समझ में आ गया है आप लोगों को? फटाफट रिप्लाई करते जाओ, क्या यहाँ तक समझ में आ गया है? अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो a इंटू 1 + c बटे b, तो इसमें a प्लस ए सी बटे बी, a प्लस ए सी बटे सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोग समझ गए सभी लोग कमेंट सेक्शन में वाई लिखे। बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन था, बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन था। जल्दी से रिप्लाई करो, बताओ क्या यहाँ तक समझ में आ गया है? रिप्लाई रिप्लाई फटाफट रिप्लाई करते जाइए। फिर देखो, हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा आया है। दोबारा रिकॉर्डिंग देखोगे साची गुप्ता, दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लेना, आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC बराबर है। भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, AC को एक बिंदु E से AB के समांतर एक रेखा EF खींची जाती है। चतुर्भुज ECDF पर विचार कीजिए। तुम लोग फिगर भी बना ले गए ना, तो समझ लो कि तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, फिगर बना दे क्या इसका, फिगर बना दे इसका, ना बनाए? चलो अच्छा, हिंट कर दे रहे हैं, एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा ABC, बाकी आगे का तुम लोग देखो। इतना बड़ा हिंट कर दिया मैंने। स्पीड स्पीड बढ़ाइए, आप लोग अपनी अपनी स्पीड बढ़ाइए। एक लोग स्क्रीनशॉट भेजो जिसके में मेरी फोटो, जो साइड में जो बॉक्स बन के आता है, कैमरा जिसका चल रहा हो। देखिएगा यहाँ पर पोल में लगा रहा हूँ।
चलो सेंड करने गए, पोल चला गया। चलो इधर देखो, देखो कोई कर नहीं पाया इसको, बहुत कम बच्चों ने एफर्ट किया इसके लिए। अब देखो यहाँ पर एक तो एबीसी है, भुजा AB को, AB और AC को, भुजा BC को D तक और AC को, AC पर एक बिंदु E से AB के समांतर रेखा EF खींची जाती है। मतलब इसको कहां तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया। सुनो सुनो, BC को D तक बढ़ाया गया। AC पर एक बिंदु E से AB के समांतर रेखा, AB के समांतर रेखा बनाई गई। कौन सी बनाई गई, EF। कौन सी बनाई गई, इसके समांतर रेखा EF बनाई गई है। जैसे मान लो ये पॉइंट E है, तो ये पॉइंट क्या है, F, तो ये क्या बन जाएगा, G। ठीक है, ये मैंने मान लिया। फिर इस प्रकार बना चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, ECDF। ECDF में एंगल EFD ये कितना है, 80। ये कितना है, 80। और FDC का मान क्या है, FDC का मान क्या है, ये बताना है। हाँ जी, ये फिगर समझ में आया? जितने लोग ये फिगर समझ गए वो लोग बताएं, क्योंकि ये फिगर ही अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी से रिप्लाई करो। अब यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे कि AB AC के बराबर है। AB इज इक्वल टू AC। समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। मतलब अगर ये 65 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 65। क्यों, क्योंकि दो इनके आमने सामने भुजाएं क्या है, बराबर है। ये 65 तो ये 65। अभी हमको निकालना क्या है, एंगल FDC। ये वाला एंगल हमें फाइनली निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम अभी क्या करने वाले हैं, देखिएगा। ट्रेंगल आप देखिए जी एफ जी डी में आ जाओ, 80 और ये एंगल ओके। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं एंगल ट्रेंगल FGD, ट्रेंगल FGD में, ठीक है, एंगल F प्लस एंगल G प्लस एंगल D और इक्वल टू 180। ये बात बताओ, ये बात समझ में आई? एंगल F प्लस एंगल G प्लस एंगल D बराबर 180। ये बात समझ में आई? जल्दी से रिप्लाई करो। ये बात समझ में आई? इसमें वैल्यू रखो जरा। एंगल F की कितनी है, 80। ठीक है, एंगल G की वैल्यू कितनी होगी, कोई बताएगा? एंगल G की वैल्यू कितनी होगी, एंगल G की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट बताओ। एंगल G की वैल्यू कितनी होगी? हाँ जी, 65 होगी। क्यों? क्योंकि AB के पैरेलल ये वाली लाइन है। जब कोई दो रेखाएं समांतर होती है और उनको ये रेखा काटती है तो ये लाइन क्या होंगे, ये कोण बराबर हो जाएंगे। अगर ये 65 है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी। ठीक है, तो हम यहाँ से एंगल D निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये कितना बन जाएगा आपका, 145। 180 से 145 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 50। यानी कितना बचेगा, 35। सहमत हो? जितने भी लोग समझ गए सभी लोग कमेंट सेक्शन में वाई लिखें। जितने भी लोग समझ गए सभी लोग कमेंट सेक्शन में वाई लिखें। क्लियर है सभी का? आगे बढ़ा जाए। मेरा टाइम ओवर हो गया है, तुम लोग और पढ़ना चाहोगे? क्वेश्चन नंबर 13। 15 क्वेश्चन करवाएंगे, 15। ठीक है, 13वां चल रहा है, 2 और करो, 20 कराइए। अब हम जाग रहे हैं। अच्छा,
तुम जाग रहे हो। दिए गए त्रिभुजों में ए बी सी और पी क्यू आर के लिए कितने मिलान संभव हैं? अच्छा, फिगर तो दिया ही नहीं है। फॉर टू गिवन ट्रायंगल, दो दिए गए त्रिभुजों में ए बी सी और पी क्यू आर के लिए। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। अरे मैचिंग मैचिंग पढ़ लो यार, हिंदी भी थोड़ा सा देख लो। हैं? आदत नहीं है ना इतनी देर बैठ के पढ़ाने की। तुम लोग तो पढ़ते ही हो डेली। हाँ जाएंगे जाएंगे, घर भी जाएंगे, टाइम लगता है थोड़ा जाने में। तो पहले देखो, दो दिए गए त्रिभुजों में एबीसी और पी क्यू आर, मतलब समझो, जैसे मान लो ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल क्या बनेगा, एक ए बी सी पी क्यू आर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जैसे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये किसके किसके समान होगा। यहाँ पर सबसे पहले ये देख लो, मैचिंग्स पूछी जा रही है, कैसे निकालते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, स्नेहा यादव ने कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है, परम्यूटेशन का। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, हम खड़े होकर पढ़ाते तो हम थकते नहीं है, तो हमको और एनर्जी मिलती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। ट्रायंगल पी आर क्यू, ट्रायंगल, मेरे हिसाब से तो सेट चेंज हो जा रहे हैं यहाँ पर। 6 पी क्यू आर, एक मिनट रुक जाओ, सही चल रहा हूँ मैं। आर पी क्यू, ट्रायंगल आर क्यू पी, ट्रायंगल क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू आर पी, ये सभी देखे, ये सभी क्या है, ये मैच कर रहे हैं। समझ में आया ये सब किसके हैं, ये सब एबीसी के ही समान है। जितने लोग इस बात को समझ गए हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में वाई लिखे। तो सर जी आप 15 ही करा दीजिए, आप थक गए होंगे बैठ कर पढ़ाते। अरे इसकी चिंता मत करो, इसकी चिंता मत करो, हम ऐसे नहीं थकते हैं, हमें भी एनर्जी तुम ही लोगों से मिलती है। ठीक है, तुम लोग पढ़ने आए हो, तो हमारा यही कि तुम लोग अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो हम और देर तक और अच्छे क्वेश्चन कराते रहेंगे। लेकिन मुझे ना पढ़ने वाले बच्चे चाहिए क्लास में। अरे तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो इधर। ये क्लियर हो गया है तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में वाई लिखो। हाँ, उनको लेवल चाहिए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14,
दो समरूप त्रिभुजों की संबंधित भुजाएं 1:3 के अनुपात में, उनकी ऊंचाइयां किस अनुपात में होंगी? फटाफट करो। फटाफट फटाफट टिक करो। दो समरूप त्रिभुजों की संबंधित भुजाएं सिमिलर राइट 1:3 के रेशियो में, तो उनकी ऊंचाइयां भी किस रेशियो में होंगी? अर्पित गुप्ता, स्नेहा यादव, यशोवर्धन, साक्षी पांडे, आंचल। और कोई बहादुर बच्चा? ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिमिलर साइड का रेशियो बराबर होता है किसके किसके? उनकी हाइट के रेशियो के बराबर, लिख दे रहा हूं, उनकी माध्यिकाओं यानी मीडियन के रेशियो के बराबर, इसके अलावा मीडियन के रेशियो के अलावा और बराबर होता है उनकी इन रेडियस के रेशियो के बराबर, उनकी सर्किम रेडियस के रेशियो के बराबर, उनके परिमाप के अनुपात के बराबर और उनके क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात के बराबर, यानी एरिया के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। हाँ, क्लियर है? 20 क्वेश्चन कराएंगे बेटा, इसके बाद 5 और, दर्शकों की भारी डिमांड पे 5 क्वेश्चन और, बस लास्ट चल रहा है, लास्ट चल रहा है, समझ लो। 5 क्वेश्चन और, अब हम लोग स्पीड में चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। दो त्रिभुज है एबीसी डीई एफ, दिया गया है AB 10 DE 8, ठीक है? तो एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात, कुछ करना ही नहीं है, अभी अभी बताया है कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, ठीक है? तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो इनकी जो सिमिलर साइड है AB और इसकी सिमिलर साइड क्या है DE, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो DE AB कितना दिया गया है? 100, अरे 10 दिया गया है, 10 का वर्ग कर दो 100, और इधर 8 दिया गया है, 8 का वर्ग कर दो 64, 4 से काट दो, कितना हो जाएगा? 25/16। कितना हो जाएगा? 25/16। सहमत हो इस बात से? कितने लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया है? कमेंट सेक्शन में वाई लिखो। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कमेंट सेक्शन में वाई लिखो। सहमत हो इस बात से? आगे बढ़ा जाए। 15वां हो गया, 16वां देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या दिया गया है? त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि AB बराबर 3, BC बराबर 2, AC बराबर 2.5, तो त्रिभुज DEF ABC के समानुपाती है, तो त्रिभुज DEF का परिमाप ज्ञात करें। चलिए इसको देखो, मैं पोल लगा रहा हूं। कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इतनी देर पढ़ाने से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, लगातार 1-1.5 घंटा हो रहा है तुम लोगों का, कुछ बेनिफिट हुआ इतनी देर पढ़ाने से? कॉन्सेप्ट, ये सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट डिब्बे में गया, समझ में आया? ये चैप्टर बहुत अच्छा है। अर्पित बताएंगे हमको, साक्षी स्नेहा बताएंगी हमको, साक्षी गुप्ता बताएंगी। चलिए देखिए, चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि इतनी देर तक पढ़ाने के बाद तुम लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिलना चाहिए हमको। अब देखो, त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि AB 3 है, BC 2 है, AC 2.5 है, तो DEF त्रिभुज एबीसी के समानुपाती है, तो DEF का परिमाप बताओ। सेम हो जाएगा, सेम होने का मतलब समझते हो यहां पर? अब किसी किसी के मन में ये चल रहा होगा 3 2 5, 5 और 2 7.5, 7.5 चल रहा होगा, और 7.5 है नहीं ऑप्शन में, तो कई लोगों ने 7.5 के चलते 7 मार दिया होगा। जी नहीं, जो भी होगा वो 7.5 का मल्टीपल होगा।
7.5 का कोई भी मल्टीपल हो सकता हो पहला मल्टीपल हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कुछ भी हो। या तो 7.5 होगा, या 7.5 दूनी 15 होगा, या इसका 22.5 होगा, ठीक है, या 30 होगा, ऐसे करके होगा। तो देखो ऑप्शन में कौन सा है, 15 दिया है। समझ गए, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ये कैसे मैंने किया। हाँ हाँ बिल्कुल सही, वही बात है, या तो 2 गुना होगा, या 3 गुना होगा, या 4 गुना होगा, या 5 गुना होगा, इन्हीं में से एक निकल के आता है, इन्हीं में से कोई एक निकल के आएगा। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। ये बेसिक लेवल था, मैं तुम लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ, ये बेसिक लेवल था। अगर तुम लोग रहो कल की क्लास में, तो कल मैं आफ्टरनून में लगा दूं सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट 2। सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट 2 बताओ, कल लगा दें? फटाफट बताओ, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट 2 बहुत ही जबरदस्त लेवल रखेंगे उसमें। लेकिन तुम लोग आओगे नहीं, दिक्कत ये है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आते नहीं हो। तुम लोगों के कहने पर मैं जब जब क्लास लगाता हूँ गायब हो जाते हो। जितने मुझसे जब जब स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये क्लास लगाओ, मैं वही टॉपिक लगाता हूँ, तो तुम लोग गायब हो जाते हो। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात उनके क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात के बराबर, यानी उनकी साइड का रेशियो उनके एरिया के स्क्वायर रूट के रेशियो के बराबर होता है। अच्छा, कल इलेक्शन है, तुम कहां पर हो आशुतोष इस समय? तो साइड का रेशियो किसके बराबर होगा? ग्वालियर में A1/A2, तो तुम्हारी ड्यूटी लगी है। वाह भैया वाह, 3:4 क्लियर है, बी वाला ऑप्शन। आगे देखो, चलो अगला देखो। हमने कुछ पूछा था कि तुम लोगों ने बताया नहीं, कि कल लगा दे, कल क्लास लगा दे, मॉर्निंग आफ्टरनून में 2 बजे लगा दे, पढ़ोगे? आफ्टरनून में 2 बजे लगा दे। मध्य प्रदेश में भी है, हाँ मध्य प्रदेश में भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। तुम ये समझ लो कि हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ साथ जो यहाँ का जो स्टाफ होता है, वो भी सब वर्किंग में रहता है। देख रहे हैं तो भाई साहब पीछे से जो निकल के गए हैं, सो रहे हैं, ये सब वर्किंग एम्प्लॉई हैं। और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ए बी सी दो बिंदुओं डी और ई, ए बी और बी सी रेखाओं पर इस प्रकार है कि ए सी डी ई के समांतर है। मतलब समझो ए सी जो है, AC जो है DE के समांतर है। जैसे मान लो मैं ये फिगर बना के समझा रहा हूँ, ABC ये है, D और E AB और BC पर हो, इस प्रकार है। ये DE के समांतर है, तो ABC और DEA है। तो आप लोग बताइए, अगर ये सिमिलर है, तो ये ADE और ABC क्या होंगे आपस में? ये आपस में क्या होंगे? ये हमेशा क्या होंगे? समरूप होंगे, ये हमेशा ऑलवेज सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट तो नाम ही मत लेना, कॉन्ग्रुएंट ले लिया समझ लो कि ये जो है खड़बड़ा दिया तुमने पूरा मामला। सिमिलर ओनली इफ डी लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, ये कौन सी इसमें लैंग्वेज लिख दी है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, जितने भी लोग समझ गए सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में सी लिखें, बताएं क्लियर है? क्लियर है, समझ गए आप लोग? ये पॉइंट समझ में आता है?
आगे चलता हूँ, लास्ट 2 क्वेश्चन, इसके बाद तुम लोगों की छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 देखिए, साक्षी गुप्ता, स्नेहा यादव, अर्पित गुप्ता, यशोवर्धन, आशुतोष वाजपेयी, आंचल। तो 5 मिनट में आ जाएगा 100% डेटा जो तुम्हारा यूज हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये तो रिपीट हो गया है। अच्छा, 2.5 से 5, 2 से 4, 3 से 6, तो वही है। पी क्यू आर डी ई एफ के क्या है, पी क्यू आर डी ई एफ के सिमिलर है। अच्छा, आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास ऑफ करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट 2 लेकर के आऊं स्पेशल क्लास में? कितने लोग पढ़ना चाह रहे हैं, कितने लोग पढ़ना चाह रहे हैं? मुझे तो पहले तुम लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए, अगर तुम लोग कहोगे तभी लगाएंगे। पोल करा ले। अरे तुम लोग यहाँ पे लिखो, यस या नो वाला पोल का ऑप्शन खत्म हो गया यहाँ पे। जिसको जिसको करना है वो ट्रू लगाएगा, जिसको नहीं करना है वो फॉल्स लगाएगा। ठीक है, आंचल है, अर्पित गुप्ता है, साची गुप्ता है, साक्षी पांडे है, स्नेहा यादव है। ओके, ये लोग हैं। इनके अलावा और कोई बहादुर बच्चा जो क्लास में है? इनके अलावा और कोई बहादुर बच्चा जो क्लास में है, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है? नहीं इंटरेस्टेड, कोई बात नहीं। तो अच्छा, जो लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं बता दूं, ठीक है आप मत पढ़िए, बहुत हाई लेवल मत पढ़िए, ठीक है। हाँ दिखता है, तो ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो पार्ट 1 जो मैंने पढ़ाया है, इसको 2 बार एटलीस्ट रिवीजन कर लेना। ये होमवर्क है आप सभी लोगों का, जो लोग नहीं पढ़ना चाह रहे, क्योंकि आपका काम तो सिर्फ इसी क्लास को अगर 2 बार देख लोगे ना तो पेपर में करके आओगे, ये मेरी गारंटी। मैंने खुद ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल। और लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, इसको 2 बार रिवाइज जरूर करिएगा। बाकी लोग इसके पार्ट 2 में कल मुझे मिलेंगे। आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन का पोल लगाने के पहले तुम लोग सॉल्व कर लो। पोल लगाने के पहले मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है सब्सक्रिप्शन लेने में, वो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले। मेरा 9 नवंबर से 9th ऑफ नवंबर से मैथ का बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है, 3 महीने का, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ाऊंगा। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा 9th नवंबर, इसके पहले मैंने सितंबर में बैच स्टार्ट किया था वो, और इसके पहले मैंने जितने पढ़ाए हैं उन सभी की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, उन सभी की रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, साथ ही साथ जो मैंने इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ाए उनकी क्लासेस नोट्स मिलेंगे। और अगले मंथ में आगे चल करके मेरा जब जब कोर्स आएगा वो सभी की आपको क्लासेस में एंट्री आपकी फ्री रहेगी, मतलब उसके लिए आपको आगे चल के कभी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो दीप05 रेफरल कोड यूज करें, 12 और या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले, और इसकी फीस 6300 हो जाएगी, और इसकी फीस आपकी 7560 हो जाएगी। अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आप किसी एटलीस्ट एक बच्चे को रिकमेंड करिए, उसको बताइए कि इस तरीके से सर क्लास लेते हैं। और सर के साथ साथ हमारे साथ साथ टीम में बहुत ही जबरदस्त एजुकेटर, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर आप इन लोगों से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ेंगे जा करके तो ये समझ लीजिए कि एक एक एजुकेटर की फीस जितनी आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उससे 10-10 गुना फीस ज्यादा है।
मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आप ये समझिए अगर जो बच्चा मुझसे ऑफलाइन पढ़ने आता है उसकी 7500 फीस केवल मैथ की होती है, इंडिविजुअल की, मेरी खाली, ठीक है, और उसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता, फिर वो बैच कोर्स होता है उसकी फीस अलग होती है। तो ये इंडिविजुअल, यहाँ पर तो सारे सब्जेक्ट भाई, ये सब तो दिल्ली के आपके टॉप एजुकेटर हैं, मोहम्मद तारिक सर, हिस्ट्री एंड कल्चर के इंग्लिश मीडियम के एजुकेटर हैं, मृत्युंजय सर हैं, इशरत जावेद फारूकी सर हैं, हिमांशु थापा सर हैं, भाई अभी अभी आए सर का आपने देखा ही है क्या लेवल है, फिर अजीत प्रकाश श्रीवास्तव, अमरनाथ गुप्ता सर, मतलब कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। करंट और बढ़िया चीज क्या है ना, ये आप उसी फीस में प्री पढ़ेंगे, उसी फीस में मेंस पढ़ेंगे, उसी फीस में इंटरव्यू पढ़ेंगे, इंटरव्यू के लिए भी आपको अलग से चार्ज नहीं देना। और ये बैच कोर्स है, जब आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इन सभी बैचेस में आपकी एंट्री होती है। आप चाहे तो यूपी पीसीएस की तैयारी करें, चाहे तो यूपीएसआई की, या बीईओ, या आरओ या लेखपाल की, या वीडियो की, कानूनगो की, सचिवालय की, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। या इंडिविजुअल कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर, कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए, दीप05 रेफरल कोड जरूर यूज करिएगा। और ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन, और इसके पोल पे आप लोग फटाफट टिक करिए, फटाफट टिक करिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसका पोल टिक करिए, और इसके बाद कल मिलते हैं आप लोगों से, कल मिलते हैं आप लोगों से 2 बजे, आफ्टरनून में 2 बजे, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट 2। 9 नवंबर से नया बैच मैथ का स्टार्ट होगा, आप सभी लोग मेरे नए बैच में एंट्री लीजिए, ठीक है। और अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप किसी भी स्टूडेंट को सजेस्ट करिए क्लास को लेकर के, उसको बताइए कि इस तरीके से यहाँ पे क्लासेस चलती है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। बहुत बढ़िया यशोवर्धन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यशोवर्धन। स्नेहा यादव भाई, यशोवर्धन के 21 में 21, बहुत बढ़िया। 20 लगभग क्वेश्चन इनके सही हुए हैं। स्नेहा यादव, आंचल, साक्षी पांडे के 12, अर्पित गुप्ता, साक्षी गुप्ता, आशुतोष वाजपेयी, सरोजनी सिंह, बहुत बढ़िया, वेल डन। इसके पार्ट 2 में मैं आप सभी लोगों का वेट करूंगा, कल 2 बजे मिलते हैं पार्ट 2 की क्लास में, ठीक है। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता और सर्वांग समता को लेकर के मिलते हैं पार्ट 2 की क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। कल फिर से